हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माय चैनल। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं क्लास 12 के मैथ्स का फंक्शंस का टॉपिक लेकर आया हूं और इस लेक्चर में एक बार फिर से मैं फंक्शंस के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑनटू फंक्शन जिसे सर्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ दूसरा वन ऑनटू फंक्शन जिसे बाइजेक्टिव फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों फंक्शंस के बारे में हम इस लेक्चर्स के अंदर आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले ऑनटू फंक्शन जिसे आपको याद रखना है कि इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इन दोनों नाम को आपको याद रखना है। तो ऑनटू फंक्शन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन को यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट यहाँ पर हम मान लेते हैं एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में अगर दिया जाता है तो पहला सेट डोमेन कहलाता है और बाद वाले सेट को हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया है f जिसका नाम है और इस फंक्शन का डोमेन सेट ए है, सेट बी है। अब इस फंक्शन को ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वह यह है, सच डेट जिसे कहा जाता है डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वह यह है कि यहाँ पर कोडोमेन बी जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। यह एकमात्र कंडीशन है किसी भी फंक्शन को ऑनटू फंक्शन होने के लिए। तो यहाँ यानी कि सच डेट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज या प्री इमेजेस इन डोमेन। एकमात्र कंडीशन जो किसी फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए जरूरी है। कोडोमेन के एवरी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका प्री इमेज नहीं होना चाहिए, बल्कि एवरी एलिमेंट का कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन के एलिमेंट में होना चाहिए। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक सेट ए और दूसरा सेट बी, जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट सेट ए सेकेंड सेट बी, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और इसमें भी हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 0 6 7 और यहाँ पे मान लेते हैं यह 8, ठीक है। अब यहाँ पे इस ए से बी के बीच जो फंक्शन यहाँ पे हमने एज्यूम किया है उस फंक्शन का नाम यहाँ पर f है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स यहाँ पर कुछ इस तरह से रिलेटेड हैं जिसे हम यहाँ पे एरो डायग्राम से शो करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि यह कोडोमेन का 0 डोमेन के 1 का प्री इमेज को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से 6 यहाँ पर 2 के प्री इमेज को, मतलब 6 का प्री इमेज 2 है, 7 का प्री इमेज 3 है एंड 8 का प्री इमेज 4 एंड 5 है। तो इस तरह से यहाँ पर कोडोमेन बी का सारा एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन के एलिमेंट में पाया गया। तो इस तरह से यहाँ पर यह फंक्शन ऑनटू फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन का रेंज निकालने जाएं, रेंज जैसा कि हम जानते हैं कि रेंज किसी भी फंक्शन में इमेजेस के कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1 का इमेज 0 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है एंड 4 एंड 5 का इमेज 8 है। तो इन सारी इमेजेस को अगर हम यहाँ पर एक सेट के अंडर लिखेंगे तो 0 6 7 8 और यह देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो कि ऑनटू फंक्शन का एग्जाम्पल है, जब मैंने इसका रेंज निकाला तो यह एग्जैक्टली कोडोमेन के इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ चुका है। यानी कि किसी भी फंक्शन को ऑनटू होने के लिए एक और कंडीशन हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि रेंज कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन का हम रेंज निकालते हैं और वह कोडोमेन के इक्वल आ जाता है तब भी वह फंक्शन ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। या कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का अगर प्री इमेज
पाया जाता है तब भी यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, एक रियल एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर इसे क्वेश्चन से सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास है, एक फंक्शन है जिसे इंटीजर से इंटीजर्स में डिफाइन किया गया है और यहाँ पर y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू दिया गया है x प्लस 10। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पर आपके लिए लिया है। तो हमें यहाँ पे पता करना है इज इट सर्जेक्टिव, यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। तो एज यहाँ पे x बिलोंग्स टू z, यहाँ पे x अपना वैल्यू इस इंटीजर डोमेन से लेगा। अब यहाँ पे x में 10 ऐड किया गया है तो यहाँ पे x प्लस 10 बिलोंग्स टू z। हम जानते हैं किसी भी इंटीजर में अगर इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर भी इंटीजर ही आता है। तो यहाँ पे x प्लस 10 की वैल्यू भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब x प्लस 10 मीन्स इमेज, तो देयरफॉर यहाँ पर y बिलोंग्स टू z। तो हमने सारे इमेज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि y जो इमेज के कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर रेंज y जो कि इमेजेस के कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू रेंज कहलाता है। तो रेंज इक्वल्स टू z और यहाँ पे z जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है और यह कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पे रेंज निकाला इस फंक्शन का और यह कोडोमेन के इक्वल आ गया। और जब फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल्स होता है तो इस कंडीशन में फंक्शन सर्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह एग्जाम्पल सर्जेक्टिव फंक्शन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, इफ g इज फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड y इक्वल्स टू gx इक्वल्स टू x प्लस 11 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पर हमें फिर से पता करना है इज इट ऑन टू और नॉट। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में हमें यहाँ पर पता करना है कि यह फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से हम यहाँ पर x, सिंस x यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे gx के एक्सप्रेशन में x के साथ 11 को ऐड किया गया है, तो हम यहाँ पर x प्लस 11, चूँकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है तो x में अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो रियल नंबर में रियल नंबर को ऐड करने पर रियल नंबर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 11 को एक नॉन जीरो रियल नंबर 10 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे x प्लस 11 बाई 10, किसी भी रियल नंबर को नॉन जीरो रियल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जानते हैं हमें रियल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे x प्लस 11 अपॉन 10 यह भी हमें रियल नंबर ही मिलेगा। अब x प्लस 11 अपॉन 10 यह y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो अब हम यहाँ पे x प्लस 11 अपॉन 10 y से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे y बिलोंग्स टू r। अब हमने सारे इमेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल लिया कि यह रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो भी इमेजेस होगा वह किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स यहाँ पर रेंज इक्वल्स टू रियल नंबर, रेंज की वैल्यू सेट रियल नंबर्स के इक्वल होगा और यहाँ पे रेंज रियल नंबर के इक्वल है और यहाँ पे हमारा कोडोमेन भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर यहाँ पे रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इक्वल्स टू यहाँ पे कोडोमेन यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट के तौर पे आया है। तो देयरफॉर यहाँ पे f नहीं, हमारे एग्जाम्पल में फंक्शन का नाम यहाँ पर g है, तो देयरफॉर g इज ऑन टू फंक्शन, यह फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यह फंक्शन भी सर्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, तब फिर हम 1 ऑन टू फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इफ f is mapping from R
एंड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 1, चेक इज इट ऑन टू और नॉट। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमारे पास एक फंक्शन है रियल नंबर से 1 को बाहर करके इसका डोमेन बताया गया है एंड कोडोमेन रियल नंबर एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमें यहाँ पर चेक करके बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, इसे हम थोड़े दूसरे तरह से सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि x के वैल्यू को y के टर्म में लिखते हैं। अभी y का वैल्यू x के टर्म में है, तो अब हम x का वेरिएबल x का वैल्यू y के टर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस करके यहाँ पे लाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, या एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। ठीक है, अब इस x को हम LHS में लाते हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7। अब इन दोनों से हमारे पास x कॉमन आएगा, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7। तो देयरफॉर यहाँ पर x का वैल्यू y प्लस 7 अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास x का वैल्यू y के वेरिएबल y के टर्म्स में दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि x डोमेन से अपना वैल्यू लेगा, सिर्फ 1 को नहीं ले सकता है, लेकिन जो भी यहाँ पर x का वैल्यू होगा वह रियल नंबर होगा। यानी कि फॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर x इक्वल्स टू, जो कि y के टर्म में इसका वैल्यू है y प्लस 7 बाई वाई माइनस 1 टू बी रियल। अगर इस x का एक्सप्रेशन जो कि y प्लस 7 बाई वाई माइनस 1 है, रियल होने के लिए y माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर y का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पर जो x, ठीक है, y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, जो कि y का वैल्यू हमारे पास इसको डोमेन में मिलता है, इसमें हम जानते हैं 1 है, तो अगर हम इस y का वैल्यू 1 लेते हैं और x का वैल्यू पता करना चाहते हैं कि कौन इसका प्री इमेज होगा, तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो x हमें अनडिफाइंड, मतलब x का कोई भी ऐसा वैल्यू हमें डोमेन में नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, सबसे पहले हमें पता करना है कि जिस y के वैल्यू पे ऑब्जेक्शन यहाँ पर आया है, किस पे आया है, 1 पे आया है। अब इस 1 के बारे में हमें पता करना है कि यह y1 कोडोमेन में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं रियल नंबर के यहाँ पे जो कोडोमेन है रियल नंबर, इसके एलिमेंट्स ज्यों के त्यों यहाँ पर बने हुए हैं, किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे बाहर नहीं किया गया है। तो इस तरह से y इक्वल्स टू 1 भी इसमें होंगे, लेकिन इस y को अगर हम y का वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 1 पे रखेंगे तो ये इसके लिए हमें x जो कि प्री इमेज कहलाता है, वह यहाँ पर हमें अनडिफाइंड, मतलब डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एज y इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, y इक्वल्स टू 1 यहाँ पर कोडोमेन में है, बट यहाँ पे कह सकते हैं y इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, इस y इक्वल्स टू 1 के लिए हमें x का वैल्यू डिफाइंड नहीं मिल पा रहा है। तो यानी कि यह जो y इक्वल्स टू कोडोमेन में एक एलिमेंट है, इस कोडोमेन में एक एलिमेंट y इक्वल्स टू 1 है, जिसे अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें इसका प्री इमेज x का वैल्यू नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से y इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज। इस कोडोमेन में हमें एक एलिमेंट y इक्वल्स टू 1 यहाँ पर मिल चुका है, जिसका प्री इमेज नहीं होगा डोमेन में। अब जानते हैं कि जब कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज अगर नहीं होता है तो वह फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, हेंस यहाँ पे f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, और अगर f ऑन टू नहीं होगा तो यह इन टू होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि अगर कोडोमेन के किसी भी एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होता है तो यह फंक्शन इन टू होता है, हेंस कह सकते हैं इट इज़ इन टू। ठीक है, यह ऑन टू फंक्शन
अगर नहीं हो पाता है तो यह फंक्शन ऑटोमेटिकली इनटू फंक्शंस के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब हम फंक्शन के नेक्स्ट कैटेगरी बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है 1 ऑन-टू फंक्शन, 1 ऑन-टू फंक्शन, या इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन को एज्यूम करते हैं। तो लेट f एक फंक्शन है x टू y। ठीक है, एक फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया जिसका नाम f है, और यह सेट x से सेट y में है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे सेट x इस फंक्शन का डोमेन होगा एंड सेट y इस फंक्शन का कोडोमेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन है 1 ऑन-टू सच दैट कोई भी फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसके लिए एकमात्र कंडीशन है सच दैट इट इज ऑन टू एज वेल एज 1 ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में है तो अगर वह ऑन टू फंक्शन है एंड 1 फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन को हम जानते हैं कि सर्जेक्टिव कहते हैं और 1 फंक्शन को इंजेक्टिव, दैट इज इट इज सर्जेक्टिव एज वेल एज इंजेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव दोनों होगा तब जाके वह बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव कह सकते हैं, सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव इज इक्वल्स टू बाइजेक्टिव। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए उसे सर्जेक्टिव भी होना चाहिए एंड इंजेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में हमने सेट x एंड y लिया है, तो यहाँ पे यह सेट x है, सेट y है। तो इस सेट में हमने 5 एलिमेंट्स लिया है, इसमें भी हमने 5 एलिमेंट्स को लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं यह ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कोडोमेन का एवरी एलिमेंट का प्रीमेज यहाँ पर डोमेन में है। जैसे 1 का प्रीमेज 3 है, 8 का प्रीमेज 2 है, 9 का 0 है, 7 का 6 है एंड 6 का 5 है। तो कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का यहाँ पर डोमेन में प्रीमेज किसी न किसी तरह से यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो यह फंक्शन ऑन टू है। अब 1 फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? 1 यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए बताया गया है कि कोडोमेन के अगर किसी एलिमेंट का प्रीमेज है तो हमेशा मात्र एक प्रीमेज होना चाहिए। तो 1 का प्रीमेज 3 है और कोई भी प्रीमेज इस 1 का कोडोमेन का यहाँ पे नहीं है। उसी तरह से 8 का एकमात्र प्रीमेज 2 है, दूसरा प्रीमेज नहीं है। 9 का भी एकमात्र प्रीमेज 0 है। 7 का एकमात्र प्रीमेज 6 है एंड 6 का एकमात्र प्रीमेज 5 है। तो इस तरह से कोडोमेन के एलिमेंट का अगर प्रीमेज है तो एकमात्र प्रीमेज है। कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का हम कह सकते हैं एकमात्र प्रीमेज है। ठीक है, तो इस तरह से यह फंक्शन इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम कह सकते हैं इट इज बाइजेक्टिव। यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको हमेशा हर हालत में याद रखना है कि कोई भी फंक्शन को अगर हमें बाइजेक्टिव मतलब पता करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो सबसे पहले हम उसे इंजेक्टिव के लिए चेक करेंगे। अगर वह इंजेक्टिव हो जाता है तो फिर हम उसे सर्जेक्टिव के लिए चेक करेंगे, और अगर वह सर्जेक्टिव भी पाया जाता है तब जाके हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कह पाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं।
फंक्शन हमने लिया है रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 5/7। चेक इट बाइजेक्टिव। हमें पता करना है कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे इंजेक्टिव के लिए चेक करेंगे। फॉर इंजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम सबसे पहले दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन और उसके बाद हम यह लेट करते हैं फंक्शन की वैल्यू x1 पे एंड फंक्शन की वैल्यू x2 पे, यह दोनों इक्वल है। ये अभी हमने यहाँ पे लेट किया है, ठीक है। अब इन दोनों रिलेशन से अगर हमें आगे चल के x1 इक्वल्स टू x2 यह रिजल्ट आता है तो यह फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 5 दिया गया है तो एफ x1 इक्वल्स टू हमारे पास होगा 3x1 + 5/7 एंड एफ x2 इक्वल्स टू हमारे पास होगा 3x2 + 5/7। हम जानते हैं यह 7 कैंसिल होने के बाद हमारे पास 3x1 + 5 एंड इक्वल्स टू यहाँ पर 3x2 + 5, ठीक है, यह बचेगा। अब फिर ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में हमारे पास 3x1 एंड RHS में 3x2, फिर से यह 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा तो देयरफॉर हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2। अब x1 इक्वल्स टू x2 आया है तो देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। यह फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर पाया गया। अब हमें इसे सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए चेक करना होगा। तो फॉर सर्जेक्टिव, ठीक है। अब सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x यहाँ पर जो भी वैल्यू लेगा वो रियल नंबर से, सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ f(x) के एक्सप्रेशन में 3 मल्टीप्लाइड है तो 3x जानते हैं x रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर को अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक यूनिक रियल नंबर ऑब्टेंड होता है। तो 3x भी यहाँ पर बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। अब इस 3x में +5 किया गया है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3x + 5, क्योंकि रियल नंबर में रियल नंबर को ऐड करने पर यूनिक रियल नंबर ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पर 3x एक यूनिक रियल नंबर था और इस 3x प्लस में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट भी एक यूनिक रियल नंबर आएगा। अब किसी भी रियल नंबर में अगर हम नॉन जीरो रियल नंबर जो कि यहाँ पर 7 है से डिवाइड करेंगे तब वह एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 3x + 5/7 यह भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब 3x + 5/7 यह y के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर 3x + 5/7 को y से रिप्लेस कर देते हैं और हम जानते हैं कि y इमेज के कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास यहाँ पर इमेज के सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं कि जो भी इमेज होगा वह रियल नंबर से बिलोंग करेगा। देयरफॉर इमेज का कलेक्शन इट मीन्स रेंज। चूँकि सारी इमेज के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि ऑल द इमेजेस बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू r। एंड हमारा देख सकता है यहाँ मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे कोडोमेन भी यहाँ पर आ रहा है। तो रेंज हमने निकाला है, यहाँ पे रियल नंबर का सेट आया है और संयोग से इस क्वेश्चन में हमें कोडोमेन भी रियल नंबर के सेट्स ही दिए गए हैं। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। अब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है देयरफॉर f इज सर्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस फंक्शन को इंजेक्टिव के लिए चेक किया था तो यह इंजेक्टिव भी पाया गया। फिर हमने इसे सर्जेक्टिव के लिए चेक किया तो यह सर्जेक्टिव भी पाया गया। अब हम जानते हैं कि जब फंक्शन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव एक साथ होते हैं तो उस फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव कहना चाहिए। तो हेंस इट इज बाइजेक्टिव। यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यह बाइजेक्टिव फंक्शन का आपका कॉन्सेप्ट है।
एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। इफ f is mapping from r minus 1 to r minus 1 and y equals to fx equals to x plus 3 by x minus 1, check it for बाइजेक्टिव। इस एग्जांपल में हमें इस फंक्शन f के बारे में फिर से चेक करके बताना है कि यह बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिव के लिए चेक करेंगे इसे। फॉर इंजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन एंड fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ये भी हम लेट करते हैं। अब हमें इसे अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके अगर लास्ट में x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो यह फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ पे fx दिया गया है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ पे fx1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 1 एंड fx2, फिर से हम इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे, fx के एक्सप्रेशन को x प्लस 3 बाई x माइनस 1। तो यहाँ पे fx2 की वैल्यू हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 बाई 3 अपॉन x2 माइनस 1। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों टर्म को यहाँ पे x1 प्लस 3 इंटू x2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड x1 माइनस 1 को x2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पे x1 x2 x1 इंटू माइनस 1 माइनस x1 होगा एंड 3 इंटू x2 या 3x2 होगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। उसी तरह से x1 3 के साथ जाएगा तो 3x1 माइनस 1 x2 के साथ जाएगा तो यहाँ पे माइनस x2 एंड माइनस 1 3 के साथ माइनस 3। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस 3, यह माइनस 3 और यह माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे x1 इंटू x2 एंड यहाँ पे x1 इंटू x2, यह दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इस 3x1 को हम LHS में लाते हैं, तो 3x1 और यह माइनस x1 यहाँ पर LHS में पहले से ही था। इस 3x2 को हम RHS में भेजते हैं, यहाँ पे यह माइनस x1 है तो 3x2 और यह हम पे माइनस x2। 3x1 में अगर हम x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2x1 एंड 3x2 में x2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2x2, ठीक है। देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू x2, हेंस इंजेक्टिव। इस तरह से यह फंक्शन इंजेक्टिव पाया गया। अब हमें सर्जेक्टिव के लिए इसे चेक करना होगा, तो फॉर सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर y इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, y की वैल्यू हमें यहाँ पर x के टर्म में दिया गया है, ठीक है। अब हम x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, तो इसके लिए हमें x माइनस 1 y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y इंटू एक्स वाई, y इंटू माइनस 1 y, और RHS में x प्लस 3 हमारे पास होगा, ठीक है। इस x को हम यहाँ पर LHS में शिफ्ट करते हैं और इस y को हम RHS में शिफ्ट करते हैं। अब हम इस x से दोनों टर्म से x कॉमन लेंगे और यहाँ पे y प्लस 3, तो देयरफॉर हमारे पास x इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास x का एक्सप्रेशन y के टर्म में है और हम जानते हैं यहाँ पे y के कुछ भी वैल्यू जो कि हम यहाँ पे कोडोमेन से लेंगे, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो जो x का वैल्यू होता है वह रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू y प्लस 3 बाई y माइनस 1 टू बी रियल। इस x का वैल्यू को y के वैल्यू के लिए अगर रियल होना है तो इस y माइनस 1 को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे हम मिटाते हैं, तो x इक्वल्स टू y प्लस 3 बाई y माइनस 1 टू बी रियल, y माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि y डज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस x यानी कि इस x का एक्सप्रेशन y प्लस 3 बाई y माइनस 1 को अगर रियल होना है तो y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए,
ठीक है, यानी कि अगर हमें कोडोमेन में y = 1 है तो इस y के वैल्यू को अगर हम 1 पुट करते हैं तो जो हमें x का रियल नंबर के टर्म में वैल्यू नहीं मिलेगा, वह जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड वैल्यू होगा। तो इस तरह से हमें y = 1 का प्री इमेज नहीं मिल पाएगा। तो अब हमें चेक करना है कि क्या यह y = 1 जिस पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ चुका है, इस y के 1 के वैल्यू को यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया गया है कि यह वैल्यू नहीं हो सकता है, तब अगर होगा तो x का वैल्यू रियल नहीं होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कोडोमेन में चूँकि y के वैल्यू कोडोमेन से लिए जाते हैं, और यहाँ पे कोडोमेन से हमने मतलब इस एग्जांपल में कोडोमेन में 1 को नहीं रखा गया है, सारे रियल नंबर को लिया गया है लेकिन 1 को नहीं लिया गया है। तो एज y does not belongs to y = 1 does not belongs to कोडोमेन। जानते हैं यहाँ पर y = 1 कोडोमेन में नहीं है, तो जिस नंबर पे हमें ऑब्जेक्शन मिल रहा था वह यहाँ पर कोडोमेन में है ही नहीं। तो बाकी यहाँ पर कोडोमेन के जितने भी वैल्यू होंगे y के, उस पर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। तो देयरफॉर नाउ एवरी y belongs to कोडोमेन x = y + 3 by y - 1 इज रियल। ठीक है, y = 1 कोडोमेन में नहीं है, तो इसलिए अब जो कोडोमेन के एवरी वैल्यू होंगे उसके लिए x जो कि यहाँ पर प्री इमेज होगा, जो y + 3 by y - 1 के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, यह रियल होंगे। हेंस कह सकते हैं एवरी y हैज़ प्री इमेज। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर कोडोमेन का एवरी एलिमेंट y के लिए जो x का यहाँ पर वैल्यू होगा वह रियल होगा, और इस तरह से y का एवरी एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज होगा। और y का एवरी वैल्यू का अगर प्री इमेज होगा तो हेंस इट इज सर्जेक्टिव। और शुरू में ही हमने इसे इंजेक्टिव यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया था, और यह सर्जेक्टिव भी यहाँ पर पाया गया है। हेंस इट इज बाइजेक्टिव। इस तरह से यह फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह इन्वर्टिबल फंक्शन का होगा, और इन्वर्टिबल फंक्शन टोटली बाइजेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड है। इसलिए आप इस लेक्चर्स में दोनों टॉपिक, खास करके बाइजेक्टिव फंक्शंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।